हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सुनने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल की ऑडियो बुक सेशन के बारे में। और तो इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर चल रहा था उसमें वो चल रहा था स्टोन, जिसमें हमने पहले पार्ट जो था उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक देख लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसे देखिए। उसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल। उससे पहले ले लेते हैं एक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कुछ इस प्रकार से है, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। क्या? काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम हमारा बचा हुआ चैप्टर स्टोन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोन में जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल, यानी कि स्टोन में जो मिनरल उपस्थित होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है? स्ट्रीक। ये क्या होती है? द कलर ऑफ मिनरल पाउडर फॉर्म इज़ नोन एज स्ट्रीक, यानी कि जो मिनरल होता है उसका पाउडर फॉर्म में जो कलर उपस्थित होता है उसे हम क्या नाम से जानते हैं? स्टीक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लस्टर। लस्टर क्या है? लस्टर इज़ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल। इट इज़ मेजर द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ मिनरल सरफेस, यानी कि लस्टर जो होती है वो यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी होती है किसकी? मिनरल की। ये क्या मेज़र करती है? ये जो सरफेस जो होती है उसकी रिफ्लेक्टिविटी, यानी कि उसका परावर्तन जो होती है उसको मेज़र करती है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि लस्टर में बी डिफाइन एज द जनरल अपीयरेंस ऑफ ए मिनरल सरफेस इन ए रिफ्लेक्टिव लाइट, यानी कि कोई भी मिनरल सरफेस है उसका रिफ्लेक्टिव लाइट जो है उसमें उसका कैसा अपीयरेंस है, यानी कि कैसी वो दिखाई देती है रिफ्लेक्टिव लाइट में, वो क्या प्रॉपर्टी कहलाती है? लस्टर प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है? हार्डनेस। ये क्या है? किसी मिनरल की हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो होती है वो ज्ञात करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ में लाई जाती है। तो किसी भी मिनरल की जो हार्डनेस होती है वो जनरली मोह स्केल पर मापी जाती है। अब बात कर लेते हैं मोह स्केल। मोह स्केल जो होती है उसमें जनरली 10 नंबर तक होते हैं, जिसमें कौन कौन से मिनरल होते हैं इसमें मैं सीरियल वाइज बता रहा हूँ 1 से 10 तक। से पहले और दूसरे नंबर पे आता है टाल्क, और पहले नंबर पर आता है टाल्क। ये जो होता है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसका हार्डनेस जो होता है यानी कि वो बढ़ता जल जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉफ्टनेस जो होता है वो कम होता चल जाएगा। तो सबसे सॉफ्ट होता है टाल्क, उससे कठोर होता है जिप्सम, उससे कठोर होता है कैल्साइट, उससे कठोर होता है फ्लोराइट, उससे होता है एपेटाइट। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑर्थोक्लास, फिर आ जाता है क्वार्ट्ज, उसके बाद आ जाता है टोपाज, फिर आ जाता है कोरकोंडम, उसके बाद आ जाता है डायमंड। तो ये हो गया हार्डनेस यानी कि मोह स्केल का सीक्वेंस। तो इसमें मेन याद रखने वाली बात क्या है कि टाल्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मिनरल होता है, और जो डायमंड होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड मिनरल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हैबिट। हैबिट क्या होता है प्रॉपर्टी? इससे क्या मतलब है? हैबिट ऑफ ए मिनरल मे बी डिफाइंड एज द साइज एंड शेप ऑफ क्रिस्टल एंड स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल, यानी कि किसी भी जो मिनरल होता है उसकी स्ट्रक्चर और शेप साइज के बारे में जो हमें दिखाई देता है वो क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी हैबिट कहलाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? इफ़ ए मिनरल इज ब्रेक और स्प्लिट इन ए फ्लैट प्लेन इज नोन एंड क्लीवेज, यानी कि अगर कोई मिनरल है उसको अगर हम काटे तो वो दोनों के दोनों जो प्लेन है कटे हुए वो एकदम फ्लैट है। तो ये जो प्रॉपर्टी ये किस कारण प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि उस जो मिनरल है उसमें क्लीवेज की प्रॉपर्टी उपस्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फ्रैक्चर। ये क्या कहती है प्रॉपर्टी? इफ़ ए मिनरल हैव नॉट क्लीवेज प्रॉपर्टी देन इट ब्रेक इन एन इनरेगुलर सरफेस, यानी कि अगर किसी मिनरल में क्लीवेज की प्रॉपर्टी नहीं है तो दोनों जो कटे हुए पार्ट है वो कैसे होंगे? इनरेगुलर होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? फ्लोरोसेंस। ये क्या कहती है? सम मिनरल्स व्हेन एक्सपोज इन सनलाइट और यूवी रेज प्रोड्यूस ए कलर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन इज नोन एंड फ्लोरोसेंस। मतलब क्या है इसका? यानी कि जब जब कोई मिनरल होते हैं उन्हें यूवी लाइट या फिर डायरेक्ट सन लाइट जो होती है उसके कांटेक्ट में रख देते हैं तो वो जो होते हैं अपने जो एचुअल का रंग है उससे अलग कोई दूसरा रंग प्रोड्यूस करते हैं। तो मिनरल की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? फ्लोरोसेंस कहलाती है। तो ये बात हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल, जिसमें हमने कौन कौन से प्रॉपर्टी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी स्ट्रीक, लस्टर, हार्डनेस, हैबिट,
क्लीवेज, फ्रैक्चर और फ्लोरोसेंस। तो ये सारे हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। यानी कि नेचुरल बेड ऑफ स्टोन होता क्या है। तो ये क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक में वह प्लेन जहाँ इन्हें लेयर के रूप में हटाया जा सकता है वो क्या कहलाता है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कहलाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ नेचुरल बेड स्टोन। यानी कि हम पत्थर को कैसे लगाएं, कि हमें ये तो पता लगे नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या कहलाता है। अब इसको पोजीशन क्या है लगाने की, किसी भी सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री जो स्टोन होता है उसको किस प्रकार से लगाया जाए। तो इसकी पोजीशन कैसी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स का नेचुरल बेड ऑफ स्टोन हमेशा जो लोड लग रहा है उसकी डायरेक्शन से 90 डिग्री पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसी के जिस डायरेक्शन में लेयर्स है उसी डायरेक्शन में अगर हम लोड लगाएंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगी। इसलिए सारे का सारा लोड जो है वो कैसा होना चाहिए, जो उसकी लेयर्स है नेचुरल बेड ऑफ स्टोन की उसके राइट एंगल पर होना चाहिए। इसलिए जो मैसोनरी वॉल है उसमें पोजीशन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। आर्च में कैसे होता है, रेडियल। और स्ट्रिंग कॉर्ड्स या फिर जो कॉर्निस होते हैं उसमें कैसे होता है, वर्टिकली। इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन। ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज क्वेरिंग। यानी कि स्टोन जो होता है उसको स्टोन को रॉक में से निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेरिंग के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है मेथड ऑफ क्वेरिंग। यानी क्वेरिंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो जनरली 4 मेथड जो होते हैं वो क्वेरिंग के यूज़ में लाए जाते हैं। कौन कौन से मेथड है वो, सबसे पहला मेथड आ गया एक्सक्लेवेशन मेथड, दूसरा हो गया वेजिंग मेथड, तीसरा हो गया हीटिंग एंड बर्निंग मेथड और चौथा हो गया लास्ट ब्लास्टिंग मेथड। तो सबसे पहले मेथड के बारे में देख लेते हैं एक्सक्लेवेशन मेथड। ये क्या होता है, यदि कोई पत्थर जो होता है वो मिट्टी के अंदर दबा हो तो उसमें निकालने के लिए कौन से मेथड का यूज़ में लिया जाता है, एक्सक्लेवेशन मेथड का यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेजिंग मेथड। इसमें क्या किया जाता है, वेजिंग मेथड जो होता है मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए यूज़ में लाया जाता है। इसमें हम क्या क्या करते हैं, हमने भी बहुत बार किया है कि पत्थर जो होता है वो जो हमारी चीज़ यानी कि छीनी जो होती है उसे पत्थर की लेयर्स के बीच में रख कर उसको ठोकते हैं जिससे कि पत्थर जो होता है लेयर्स के रूप में अलग हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरा मेथड कौन सा है, हीटिंग एंड बर्निंग मेथड। ये वाला मेथड जो है ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में यूज़ में लिया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि स्टोन या फिर रॉक्स जो होती है वो ऐसा तो है ही नहीं कि एक ही रॉक से मिलकर बनी होती है, एक ही मिनरल से बनी होती है। उसमें डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, डिफरेंट मिनरल होते हैं। तो उनका जो होता है वो आग के संपर्क में आने पर उनका जो प्रसार होता है वो भी अलग अलग होता है। तो जैसे ही उन्हें आग के कांटेक्ट में लाया जाता है तो उनका प्रसार होता है जिससे वो लेयर्स के रूप में या फिर टूट कर अलग हो जाते हैं, जिससे हमें स्टोन प्राप्त हो जाता है। लास्ट मेथड कौन सा है, ब्लास्टिंग मेथड। ब्लास्टिंग मेथड जो होता है वो मेनली मेटामॉर्फिक रॉक या फिर इग्नियस रॉक के लिए यूज़ में लाया जाता है। क्योंकि इनमें लेयर्स तो है नहीं जो हम इसे लेयर्स के रूप में अलग कर ले या फिर टुकड़े करके कर ले। तो इसके लिए किसका यूज़ में लिया जाता है, ब्लास्टिंग मेथड का यूज़ में लाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम स्टोन या फिर रॉक्स जो होते हैं उनके अंदर होल करते हैं। होल का डाया कितना होता है, होल का डाया जो होता है वो होता है 20 से 40 mm के मध्य। और इसके और की डेप्थ कितनी होती है, इसकी डेप्थ होती है 1.25 से 2.5 मीटर के मध्य। इसमें ये डेटोनेटर्स या फिर डायनामाइट्स जो होते हैं उनको बककर ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे स्टोन जो होता है वो टूट जाता है और हमें रॉक प्राप्त हो जाती है या फिर स्टोन प्राप्त हो जाता है। तो ये है क्वेरिंग के मेथड। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमने ब्लास्टिंग मेथड पढ़ा था। तो ब्लास्टिंग मेथड के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ में लाए जाते हैं, बहुत बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेनली 4 जो इक्विपमेंट्स है वो यूज़ में लाया जाता है। उनका नाम क्या क्या है, उनके नाम है जंपर, प्राइमिंग नीडल, स्क्रैपिंग स्पून, टेम्परिंग बार। दोबारा सुन लीजिए, जंपर, प्राइमिंग नीडल, स्क्रैपिंग स्पून, टेम्परिंग बार। उनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या क्या काम में आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जंपर। जंपर क्या होता है, एक प्रकार का हैमर होता है। ये क्या काम आता है, ये स्टोन या फिर रॉक के अंदर जो होता है होल किया जाता है, तो होल करने के लिए इसका यूज़ में लाया जाता है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है उसका नाम क्या है, स्क्रैपिंग स्पून। ये क्या होता है, ये एक प्रकार की चम्मच ही होती है। हम अगर रॉक में होल कर रहे हैं तो उसमें कुछ पिसा हुआ स्टोन या फिर कुछ मिट्टी वट्टी वो रह जाती है, तो उनको रॉक में से बाहर निकालने के लिए किसका यूज़ लिया जाता है, स्क्रैपिंग स्पून का यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट क्या है, नेक्स्ट इक्विपमेंट का नाम है प्राइमिंग नीडल। ये क्या होती है, ये जो होती है मेनली कॉपर की बनी होती है। ये एक प्रकार की निडल होती है जिसका यूज़ किस में किया जाता है, इसका यूज़ फ्यूज़ के रूप में किया जाता है। जो
जो जो होती है ब्लास्टिंग मटेरियल को फ्यूज से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट कौन सा इक्विपमेंट है? टेम्परिंग रोड। टेम्परिंग रोड आपको नाम से पता लग रहा होगा, यानी कि टेम्प यानी कि मटेरियल, जो ब्लास्टिंग मटेरियल हमने रखा है उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए किसका यूज़ में लिया जाता है? टेम्परिंग रोड का यूज़ में लिया जाता है। ये किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है। स्टील की क्यों बनी होती है? क्योंकि अगर हम दूसरे मटेरियल से बनाएंगे तो उससे रॉक के कॉन्टैक्ट में आएगी तो चिंगारी होगी, तो वहीं की वहीं वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो इसमें चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए इसको किससे बनाया जाता है? स्टील का बनाया जाता है। इसका डाया कितना होता है? इसका एक एंड का डाया जो होता है वो 10 mm होता है, और इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गए ब्लास्टिक इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके बाद ब्लास्टिंग मटेरियल देख लेते हैं कि ब्लास्टिंग करने के लिए हमने इक्विपमेंट तो देख ही लिया, अब साथ साथ लगे आती है ये भी देख लेते हैं कि ब्लास्ट करने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ में लाए जाते हैं। तो ब्लास्ट करने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ में लाया जाता है? मेनली दो मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से? पहले मटेरियल का नाम है डेटोनेटर्स और दूसरे का नाम है एक्सप्लोजिव। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटोनेटर्स। ये क्या होते हैं? ये कॉपर के बने होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्स के होते हैं। इनका डाया कितना होता है? इनका डाया होता है 6 mm। लेंथ कितनी होती है? 25 mm। इनके अंदर क्या भरा होता है? मरकरी यानी कि Hg भरा होता है, जिनका एक एंड तो क्लोज होता है और दूसरा एंड किससे कनेक्ट होता है? फ्यूज से कनेक्ट होता है। ये क्या कहलाते हैं? डेटोनेटर्स। दूसरा कौन सा है मटेरियल? एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव में मेनली दो मटेरियल यूज़ में लाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो है ब्लास्टिंग पाउडर, जिसे हम गन पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, और एक है डायनामाइट्स। तो अब बात कर लेते हैं इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो ब्लास्टिंग पाउडर जो होता है उसे बनाने के लिए हम 3 कंपाउंड का यूज़ करते हैं। कौन कौन का? चारकोल यानी कि कोयला, साल्ट पीटर यानी कि KNO3 और सल्फ़र। इनका अनुपात कितना कितना होता है? इनका अनुपात होता है 15, 75 और 10। इसके बाद बात कर लेते हैं डायनामाइट्स। डायनामाइट जो होता है उसको बनाने के लिए 2 कंपाउंड का यूज़ किया जाता है, एक तो सैचुरेटेड सैंडी अर्थ और दूसरा है नाइट्रोग्लिसरीन। अब इनका अनुपात कितना होता है? तो इनका अनुपात होता है 15:75। ये जो डायनामाइट्स होते हैं बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। ये इतने जहरीले होते हैं कि अगर डायरेक्टली हाथ से हम इनमें कांटेक्ट करें तो हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है, इतने जहरीले होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ड्रेसिंग ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है? स्टोन जो होता है उसको क्वेरिंग करने के बाद प्रॉपर शेप व साइज़ में लाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। ड्रेसिंग का मतलब क्या होगा कि हम भी, जैसे हम अगर ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि हम कपड़े पहन रहे हैं, यानी कि प्रॉपर मेंटेन होकर रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ड्रेसिंग। ऐसे स्टोन में उसको प्रॉपर शेप एंड साइज़ में लाने की प्रोसेस क्या है? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहलाती है। नेक्स्ट टर्म कौन सी है? सीजनिंग ऑफ स्टोन। इसका मतलब क्या होता है? स्टोन जो होता है जैसे ही हम उन्हें रॉक से बाहर निकालते हैं तो उनमें कुछ क्वेरी शेप यानी कुछ मॉइस्चर कंटेंट उपस्थित होता है, तो उसको रिमूव करने की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है? सीजनिंग ऑफ स्टोन, यानी कि स्टोन को सुखाना कहलाती है। स्टोन को सुखाने में नेचुरल प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? जनरली 6 से 12 मंथ, यानी कि आधे साल से लेकर 1 साल तक का टाइम लगता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या जाएगा? क्वालिटी ऑफ गुड स्टोन। यानी कि अगर हम कहीं पे बाज़ार से कोई बनाना है, हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो बाज़ार से हमें अगर स्टोन लेके आना है तो उसके क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वालिटी पैरामीटर वो क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि पानी सोखने की क्षमता। ये क्या होती है? मैसनरी वर्क में हम जो भी स्टोन यूज़ में लाते हैं वो जो है वो 5% से अधिक पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो 10% से अधिक पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे का यूज़ हम मैसनरी वर्क के लिए करते ही नहीं, यानी कि वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल फेल, ख़राब नेचर का। नेक्स्ट क्वालिटी पैरामीटर क्या है? क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो जो हम मैसनरी में स्टोन यूज़ में लाते हैं उनके मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कि मिनिमम संदलन क्षमता वो कितनी होनी चाहिए? 100 MPa यानी कि 100 मेगापास्कल या फिर 100 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वरना वो गुड स्टोन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सबसे अधिक जो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो कौन से स्टोन की होती है? ट्रैप की होती है। कितनी होती है? 350 से 380 न्यूटन पर mm²। ट्रैप कौन सी कैटेगरी का स्टोन है? ये है इग्नियस रॉक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सबसे कम क्रशिंग स्ट्रेंथ कौन से स्टोन की होती है? वो होती है शैल की। कितनी होती है?
0.20 से 0.60 न्यूटन पर mm²। ये कौन सी रॉक से लिया गया है शेल? ये आता है सेडिमेंट्री रॉक से। नेक्स्ट क्वालिटी पैरामीटर क्या है? फैसिलिटी टू ड्रेसिंग, यानी कि स्टोन मैसोनरी में यूज़ आने वाला स्टोन जो होता है वो इजी टू ड्रेसिंग होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए जिसकी हम आसानी से काट छाट करके प्रॉपर शेप या साइज़ में ला दें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, हमें तोड़ने में बहुत टाइम लग रहा है और यानी कि पूरा दिन तो हमें तोड़ने में लग गया तो हम बनाएंगे क्या, तो इससे हमारा जो काम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाए। तो वो जो स्टोन है वो इजी टू ड्रेसिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी पैरामीटर क्या है? वो है टाइप ऑफ स्टोन, यानी कि ऐसा तो है ही नहीं कि एक ही तरह का स्टोन सारे के सारे कामों में यूज़ में लाया जाएगा, यानी कि जो ग्रेनाइट है उसी को, यानी कि कोई भी एक स्टोन मान लीजिए उसी का यूज़ हम मैसोनरी में भी कर लेंगे, रोड बनाने के लिए भी कर लेंगे, पियर अबैटमेंट बनाने के लिए भी कर लेंगे, डैम्स बनाने के लिए भी कर लेंगे, बार लगाने के लिए भी कर लेंगे। तो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग टाइप के स्टोन यूज़ में लाए जाते हैं। जैसे कि अगर हमें ऑर्नामेंटल और कार्विक वर्क यानी कि सुंदरता के संबंधित कोई कार्य करने हैं तो उसके लिए बिल्कुल सॉफ्ट वैरायटी का स्टोन यूज़ में लाया जाता है, जिस पर आसानी से हम काम कर सकें। नेक्स्ट, अगर हम आर्च मैसनरी कर रहे हैं तो उसके लिए लाइट वेट स्टोन का यूज़ में लाया जाता है। अगर हम रिटेनिंग वॉल या फिर हार्बर वर्क का काम कर रहे हैं यानी कि डैम बना रहे हैं तो उसके लिए हैवी वेट स्टोन का यूज़ में लाया जाता है। और अगर हम रबल मैसनरी कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा स्टोन यूज़ में लाया जाता है? उसमें हार्ड स्टोन यूज़ में लाया जाता है। यहाँ पर एक बात आई कि रिटेनिंग वॉल और हार्बर वर्क में कैसा स्टोन यूज़ में लाया जाता है? हैवी वेट स्टोन यूज़ में लाया जाता है। तो जब भी हम स्टोन का यूज़ जब भी रिटेनिंग वॉल या फिर हार्बर वर्क के लिए करते हैं तो उनमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? वेट टेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी पैरामीटर कौन सा है? वो है अपीयरेंस। स्टोन का कलर जो होता है वो दिखने में कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। और उसकी वेदर रेजिस्टेंट कैपेसिटी वो कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। सबसे अच्छी वेदर रेजिस्टेंट कैपेसिटी किसकी होती है? क्वार्ट्ज स्टोन की होती है सबसे अच्छी वेदर रेजिस्टिंग कैपेसिटी। और जो अपीयरेंस का मतलब है देखने में, और ये देखने में कैसा होना चाहिए? लाइट कलर का होना चाहिए, जिससे कि इसका रंग जो होता है वो कम उड़ता है। नेक्स्ट क्वालिटी पैरामीटर क्या है? परसेंटेज ऑफ वियर। मैसनरी वर्क में यूज़ आने वाला स्टोन जो होता है उसका हम जब एड्रेशन टेस्ट करते हैं तो उसका परसेंटेज ऑफ वियर यानी कि उसका घिसाव 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर वो 3% से अधिक घिस रहा है तो वो जल्दी घिस जाएगा और उसकी चमक वमक जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए उसका परसेंटेज ऑफ वियर 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमने बात कर ली स्टोन के क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। और इसमें आगे एक दो और बच गए, इसमें एक आ गया फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी। वो क्या होती है? यदि स्टोन को फायर के कॉन्टैक्ट में लाया जाए तो ये फायर को अच्छी तरह से रजिस्ट करना चाहिए। अब बात करें सबसे अच्छी फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी किसकी होती है? सैंडस्टोन की होती है, कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन की। आर्जिलियस रॉक जो होती है इसकी भी जो फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी होती है वो मॉडरेट होती है, लेकिन स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैसनरी वर्क में काम आने वाले स्टोन जो होते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कितनी होती है? 2.5 से 3 के मध्य होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे जो हमने अभी तक क्वालिटी पैरामीटर बताए थे ये हो गए स्टोन के क्वालिटी पैरामीटर, जिसमें हमने कौन कौन से देखे थे? जिसमें हमने देखा था वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, क्रशिंग स्ट्रेंथ, फैसिलिटी टू ड्रेसिंग, टाइप ऑफ स्टोन, अपीयरेंस। उसके बाद देखा था हमने फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये क्या है? स्टोन के क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ स्टोन, यानी कि स्टोन को अगर हम काम में ले रहे हैं तो उनका नेचुरल यानी कि नेचर के कांटेक्ट में आने पर और कोई दूसरे केमिकल्स के संपर्क में आने पर इनका डिकम्पोजिशन जो होता है वो होने लग जाता है। तो उसको बचाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रिवेंशन ऑफ स्टोन कहलाती है। तो स्टोन को अलग अलग मेथड से प्रिवेंशन यानी कि बचाव के लिए अलग अलग मेथड यूज़ में लाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मेथड का नाम क्या है? कोलतार। ये क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? इस मेथड में स्टोन की सरफेस जो होता है उस पर हम कोलतार का लेप लगा देते हैं। इसका यूज़ करने से स्टोन की जो सरफेस है, कोलतार आपको पता ही होगा कि ये कार्बन कंपाउंड से निकला हुआ है, तो इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, जिससे कि सरफेस कैसे हो जाती है? ब्लैक हो जाती है और इसमें से स्मेल भी आने लगती है।
तो इसका यूज़ जो होता है जनरली बहुत कम किया जाता है, या फिर ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पर ये दिखाई नहीं दे। नेक्स्ट जो बचाव के लिए मेथड का यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल जो होता है यानी कि अलसी का तेल, इसमें भी स्टोन को इस पर लगा दिया जाता है। इसमें 2 मेथड यूज़ में लाया जाता है, एक तो बॉयल लिंसीड ऑयल और एक रॉ लिंसीड ऑयल, यानी कच्चा और एक उबला हुआ। कच्चे अगर लिंसीड ऑयल का यूज़ करेंगे तो स्टोन की सरफेस जो होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि उसका कलर वलर जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसा है वो वैसा ही रहता है। लेकिन अगर इसको रॉ को यूज़ में ले रहे हैं तो हर 6 महीने में या फिर 1 साल में बार इसे लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका जो टाइमिंग पीरियड है, इसकी वैलिडिटी जो होती है वो इतनी ही होती है। लेकिन अगर हम बॉयल लिंसीड ऑयल का यूज़ करते हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक स्टोन को सुरक्षित करता है, लेकिन इससे एक डिफेक्ट भी है कि इससे स्टोन की जो सरफेस जो होती है वो डार्क हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है प्रिवेंशन का वो क्या है? पेंट। अगर स्टोन की सरफेस पर हम डायरेक्टली पेंट कर लेंगे तो वो बाहर की जो नेचर है उसके कॉन्टैक्ट में आएगा नहीं, जिससे कि वो सेफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड क्या है? पैराफिन मेथड। इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं कि स्टोन की सरफेस पर हम नैप्था जो होता है, कार्बन कंपाउंड है, इसको लगा देते हैं, लेकिन इससे स्टोन की जो सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है? चेंज हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है मेथड? सॉल्यूशन ऑफ बेरेटा। इसमें क्या करते हैं? यदि कोई स्टोन है वो गल रहा है, किसके कारण? CaSO4 के कारण, यानी कि कार्बन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के कारण अगर किसी स्टोन का गलना हो रहा है तो उसकी सरफेस पर अगर हम BaOH का होल ट्वाइस यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की का जो सॉल्यूशन होता है उसकी 1-2 लेयर लगा दें तो स्टोन का जो प्रिवेंशन यानी कि बचाव हो सकता है। साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? आप ध्यान से सुनिए। यदि हम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 की रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस से करेंगे तो क्या बनेगा? BaSO4 प्लस में CaOH का होल ट्वाइस। अब जो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस है वायुमंडल में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा, जिससे क्या बनेगा? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कंपाउंड बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे जो क्या करता है? स्टोन की स्ट्रेंथ जो होती है उसको बढ़ाने में काम करता है, यानी कि इससे स्टोन का बचाव भी हो रहा है और साथ साथ स्टोन की स्ट्रेंथ में भी बढ़ोतरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो आता है वो कौन सा है? सॉल्यूशन ऑफ एलम एंड सोप। इसमें क्या करते हैं? इस मेथड में एलम और सोप जो होता है उसका सॉल्यूशन बनाकर स्टोन की सरफेस पर लगाते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात है इनकी परसेंटेज कितनी कितनी होनी चाहिए, इनका मिश्रण अनुपात कितना होना चाहिए। इनका मिश्रण अनुपात कितना होता है? इसमें जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसमें एलम कितना होता है? 0.75 न्यूटन, और सोप कितना होता है? 0.50 न्यूटन। सोप जो होता है उसको 1 लीटर पानी में घोलकर स्टोन के सरफेस पर अगर लगा दे तो स्टोन जो होता है वो प्रिजर्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है? रेनसम्स मेथड। इसमें क्या करते हैं? इस मेथड में स्टोन के सरफेस को पर सबसे पहले हम NaCl यानी कि नमक या फिर KCl के 2-3 लेयर लगा देते हैं। इसके बाद जब ये सूख जाता है तो उसके बाद हम कैल्शियम क्लोराइड की 1-2 लेयर लगा देते हैं, जिससे कि ये जो आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? CaSiO2 बना लेते हैं, जो कि एक एगुलेंसी लेयर होती है, और इससे स्टोन जो होता है वो भारी प्रभावों से सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद लास्ट मेथड क्या है? सरेलमिका गोल विधि। इसमें क्या करते हैं हम? इस मेथड में सोडियम या फिर पोटेशियम जो होता है उसके सिलिकेट के साथ हम कैल्शियम बेरियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं और स्टोन की सरफेस पर 2-3 लेयर लगा देते हैं, जिससे कि स्टोन जो होता है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं आता और स्टोन जो होता है वो सुरक्षित हो जाता है। तो ये सारे स्टोन के प्रिजर्वेशन करने के मेथड है, जिसमें हमने कौन कौन से मेथड पढ़े थे? हमने पढ़ा था कोलतार मेथड, लिंसीड ऑयल मेथड, पेंट मेथड, पैराफिन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ बेरेटा मेथड, सॉल्यूशन ऑफ एलम एंड सोप मेथड, रेनसम्स मेथड, सरेलिमिका गोल विधि। तो ये हो गए स्टोन के प्रिजर्व करने के मेथड। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक बच जाता है स्टोन में वो क्या है? टेस्ट ऑफ स्टोन, यानी कि स्टोन पर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो स्टोन पर जो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट कौन सा है? स्मिथ्स टेस्ट। ये टेस्ट किस लिए किया जाता है? ये टेस्ट जो होता है वो स्टोन में मडी मैटर जो होता है उसको पहचानने के लिए कि उसमें मडी मैटर है या नहीं, और है तो कितना है, उसको निकालने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? स्मिथ्स मेथड का यूज़ किया जाता है। ये कैसे करते हैं? इसमें हम जो होते हैं एक गिलास लेते हैं, किसका? कांच का, उसमें स्टोन पीस को रख लेते हैं, उस एग्रीगेट को रख लेते हैं और उसको पानी से फिल कर लेते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। अगर वो पहले की तरह साफ़ है, पहली कंडीशन की तरह,
तो उसमें मडी मैटर उपस्थित नहीं होंगे। अगर वो गंदला हो जाता है, टर्बिड हो जाता है, तो उसमें मडी मैटर प्रेजेंट होंगे। इस प्रकार से पहला टेस्ट, इसमें टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होता है? माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। ये क्या किया जाता, ये किस लिए किया जाता है? ये जो होता है स्टोन में माइक्रो यानी कि स्टोन की जो निम्न प्रॉपर्टीज़ होती है उसको जानने के लिए किया जाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? एवरेज ग्रेन साइज, पोरसनेस, फाइनेस, मिनरल कंपोजिशन, स्टोन में जो उपस्थित हैं सीमेंटिंग मटेरियल उनका नेचर जानने के लिए, प्रेजेंस ऑफ एनी हार्मफुल कंटेंट, या फिर टेक्सचर ऑफ स्टोन को निकालने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो आ जाता है वो कौन सा है? इम्पैक्ट टेस्ट। इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत बार यहाँ से पूछ लिया जाता है। इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वो स्टोन जो होता है उसकी टफनेस निकालने के लिए यूज़ में लाया जाता है। इसमें कौन सी मशीन का यूज़ करते हैं? इसमें कास्ट आयरन एनविल मशीन का यूज़ करते हैं। कौन सी? कास्ट आयरन एनविल मशीन का यूज़ किया जाता है। इसमें जो सैंपल होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसका डाया जो होता है वो 25 mm होता है और हाइट कितनी होती है? 25 mm होती है। इसमें जो होता है स्टोन के ऊपर 20 न्यूटन या फिर 2 किलो का हैमर जो होता है वो गिराया जाता है। और गिराने की हाइट कैसे कैसे होती है? 1 सेंटीमीटर, नहीं टूटा 2 सेंटीमीटर, और जब तक नहीं टूटता ऐसे बढ़ाते जाते हैं। और जितनी हाइट पर वो टूट जाता है वो इसकी क्या कहलाती है? ये टफनेस इंडेक्स वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा हो जाता है? एसिड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ये क्यों किया जाता है? तो स्टोन जो होता है उसकी वेदर रेजिस्टेंट कैपेसिटी को ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एसिड टेस्ट किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है? इसको करने के लिए हम HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें स्टोन जो होता है उसको देख लेते हैं कि उसके चारों जो एज है वो किस प्रकार से टूटी हुई है या नहीं है, शार्प है या नहीं है, इसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद उसे HCl के विलयन में डाल लेते हैं और 7 दिन तक उसके उसी में पड़े रहने देते हैं। 7 दिन बाद उसे बाहर निकाल कर देखते हैं। अगर उसकी जो एजेस है वो पहले की तरह ही शार्प है तो वो वेदर रेजिस्ट कैपेसिटी उसकी अच्छी होगी। अगर टूट गई या फिर दरारें आ गई तो उसकी वेदर रेजिस्ट कैपेसिटी कितनी होगी? पुअर होगी। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा हो जाता है? एट्रेशन टेस्ट। ये क्यों किया जाता है? स्टोन की रेट ऑफ वियर निकालने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एट्रेशन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट हार्डनेस टेस्ट। स्टोन की हार्डनेस ज्ञात करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसमें कौन सी मशीन का यूज़ किया जाता है? इसमें डोरी एब्रेशन टेस्टिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। लास्ट टेस्ट की बात करें, लास्ट टेस्ट कौन सा है? क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। स्टोन जो होता है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्रशिंग स्ट्रेंथ का यूज़ किया जाता है। वो क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्रशिंग टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इसमें जो होता है वो सैंपल लिया जाता है, वो 40 mm क्यूब का लिया होता है, यानी कि स्टोन में से 40 mm क्यूब का हम सैंपल लेते हैं और ऐसे 3 सैंपलों पर टेस्ट करते हैं। उनकी जो एवरेज होता है वो क्या कहलाएगी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कहलाती है। इसके लिए हम वो जो स्टोन का पीस जो होता है उसे यूटीएम में रखकर इस पर 13.72 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर प्रति मिनट की दर से लोड लगाते हैं फेल होने तक। अब जितने लोड लगाया है उसमें F/A का यानी कि लोड में एरिया का भाग देकर हम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन निकाल लेते हैं। तो ये सारे हो गए टेस्ट ऑफ स्टोन, जिसमें हमने पढ़ा स्मिथ टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, एसिड टेस्ट, एट्रेशन टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट और क्रशिंग टेस्ट। तो ये सारे हो गए स्टोन के टेस्ट। इसी के साथ ही ये जो बिल्डिंग मटेरियल है इसका पहला चैप्टर स्टोन कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।